एजुकेशनल चैनल की पॉइंट्स ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा होगा, जिसमें मैंने मेंशन किया है कि रटे नहीं, एंजॉय करें। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम प्राचीन भारत की ईसा पूर्व तिथियों को क्रमशः किस प्रकार एंजॉय कर सकते हैं। हमारी सबसे पहली तिथि है सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ कब हुआ, जिसका उत्तर है लगभग 2500 ईसा पूर्व। अब हम इसको कैसे एंजॉय करेंगे? देखिए, हम इमेजिन करते हैं कि आप सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरातत्व स्थल पर गए हैं। वहां जाकर आपने देखा, क्या देखा कि जमीन में से अचानक एक हाथ बाहर आया, और वो हाथ अपने साथ क्या लाया? वो अपने साथ लाया 2 अंडे। क्या लेकर आया? 2 अंडे। अब ये जो देखा, किससे देखा? आंखों से। आंखें कितनी होती है? 2। इन आंखों को हम जोड़ देंगे 2 से। हाथ में कितनी उंगलियां? 5। इसको हम जोड़ देंगे 5 से। और अंडों की शेप कैसी होती है? 0 के जैसी। ठीक है। अब ये सूरज यहाँ क्या कर रहा है? देखिए, 2500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में एक शब्द आता है पूर्व, और पूर्व दिशा की सबसे विशिष्ट बात क्या है कि पूर्व दिशा में सूरज निकलता है। तो ईसा पूर्व को हम इस पूरे वीडियो में किस चीज से शो करेंगे? सूरज से। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम कैसे एंजॉय करने वाले हैं। 2500 ईसा पूर्व को हमने कैसे चित्रों के माध्यम से दिखाया है या एंजॉय किया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूर्व वैदिक काल का आरंभ हुआ कब हुआ? लगभग 1500 ईसा पूर्व। अब भारत में वैदिक काल का आरंभ कब माना जाता है? आर्यों के आगमन के साथ। अब सोचिए कि जैसे भारत में आर्यों का आगमन हो रहा है, और जब हो रहा है तो कैसे हो रहा है? जब भारत में आर्यों का आगमन हो रहा है तो उनके पास है एक तलवार। और तलवार कैसे है? कैसे उन्होंने तलवार को कैरी किया है? अपनी मुट्ठी में। और आर्य कैसे आ रहे हैं? क्या वो घोड़ों पर आ रहे हैं? क्या वो हाथी पर आ रहे हैं? जी नहीं, वो किस पर आ रहे हैं? रथ पर। और रथ के कितने पहिए होते हैं? 2। अब यहाँ पर देखिए, तलवार की शेप कैसी है? एक के जैसी। और तलवार को कहाँ पकड़ा गया है? मुट्ठी में। और पहियों को जोड़ दिया जाएगा 0 के साथ। और ईसा पूर्व के लिए सूरज। उत्तर वैदिक काल कब आरंभ हुआ था? उत्तर वैदिक काल के लिए हमारे पास तिथि है 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व। अब यहाँ पर क्या है? तलवार भी वही है, तलवार भी वही है, रथ के पहिए भी वही हैं, ईसा पूर्व भी वही है। अंतर केवल एक आया है, और वो क्या है कि अब वो तलवार जो आर्यों ने अपनी मुट्ठी में पकड़ रखी थी, उसे अब उन्होंने मुट्ठी में नहीं पकड़ा हुआ है, क्योंकि अब वो भारत में स्थापित हो चुके हैं। अब उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं रही। तो अब क्या हो गया है? तलवार है पर उनकी मुट्ठी में नहीं है, बल्कि उनकी मयान में जा चुकी है। और अब वो क्या कर रहे हैं? अब क्योंकि कर्मकांड, पूजा पाठ का महत्व बढ़ चुका है और ब्राह्मणों का महत्व बढ़ चुका है, तो अब उस
मुट्ठी की जगह आ गई है ये बिंदी, जो प्रतीक है आर्यों के भारत में स्थापित हो जाने और उनके वैदिक कर्मकांड में संलग्न हो जाने का। चलिए, महाजनपद काल कब आरंभ हुआ? उत्तर है लगभग 600 ईसा पूर्व। इसे हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं? देखिए, महाजनपद काल में एक शब्द आया है जनपद, लेकिन जनपद तो आज भी होते हैं ना, है ना? हम सब लोग किसी न किसी जनपद का हिस्सा हैं। तो अब इमेजिन कीजिए कि आप अपने जनपद के जनपद मुख्यालय गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि वहां पर आयोजन हो रहा है स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का। जब आप स्वतंत्रता दिवस के उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने जनपद मुख्यालय गए, तो आपने वहां देखा कि आपका जो जनपद है वो इतना विशिष्ट है कि वहां कोई एक जिलाधिकारी नहीं है, बल्कि पूरे 6 जिलाधिकारी हैं। कितने? 6। सोचिए जरा, 6 जिलाधिकारी मिलकर ध्वजारोहण कर रहे हैं। कितना विचित्र दृश्य होगा ना? जी हाँ, 6 जिलाधिकारी हैं। और जब आप वहां से वापस आते हैं तो आपको क्या मिलता है? 2 लड्डू। अब हम इस 6 को जोड़ेंगे 6 से और लड्डुओं को 0 से, ईसा पूर्व को सूरज के साथ। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। देखिए, महात्मा बुद्ध जो थे वो असाधारण व्यक्तित्व थे, और जो असाधारण व्यक्तित्व होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है वो शुरू से ही, बचपन से ही, जब वो पैदा होते हैं तब से ही कुछ अद्भुत होता है। तो ऐसे ही अद्भुत थे महात्मा बुद्ध, और वो इतने अद्भुत थे कि जब वो पैदा हुए, जब वो एक छोटे से शिशु थे, तो उन्हें देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। और क्यों लग गया? क्योंकि वो छोटा सा शिशु अपने एक हाथ से कुछ इस मुद्रा में लोगों को आशीर्वाद दे रहा है, और उसके दूसरे हाथ में ये फूल है, जो कौन सा फूल है? लिली फ्लावर है, और उसके गले में कुछ इस तरह का लॉकेट है। अब ये हस्त मुद्रा किससे जुड़ जाएगी? 5 से। जो लिली फ्लावर है, लिली फ्लावर में 6 पंखुड़ियां होती हैं, इसको जोड़ेंगे हम 6 से। और ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह है बौद्ध साहित्य या बौद्ध दर्शन में जो त्रिरत्न होते हैं, उन त्रिरत्नों का। ठीक है? और ईसा पूर्व के लिए सूरज। आगे बढ़ते हैं। हर्यक वंश की स्थापना कब हुई? हर्यक वंश की स्थापना लगभग 544 ईसा पूर्व हुई थी। हर्यक वंश की स्थापना की थी महाराज बिंबिसार ने। महाराज बिंबिसार को न केवल हर्यक वंश का बल्कि मगध साम्राज्य का भी सबसे पहला और महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। अब जब महाराज बिंबिसार का राज्यारोहण हो रहा है, तो उस समय उनके राज्य में या उनके कुल में एक प्रथा है। क्या प्रथा है? कि वहां पर एक हरे रंग का प्रतिबिंब लाया जाता है। कैसा? हरे रंग का प्रतिबिंब, इसलिए ताकि आप इसको हर्यक वंश से जोड़कर याद रख सकें। तो हरे रंग का प्रतिबिंब लाया जाता है, और उस पर राजा को कहा जाता है कि वो पहले उस पर अपने सीधे हाथ की छाप लगाए और फिर उस पर 2 स्वास्तिक के चिन्ह बनाए। अब देखिए, हाथ फिर से 5 से रिलेट हो जाएगा, और स्वास्तिक की कितनी भुजाएं होती हैं? 4। और ईसा पूर्व के लिए
सूरज। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। देखिए, जैसे भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व बचपन से ही असाधारण था, वैसे ही महावीर स्वामी भी बचपन से ही अद्भुत थे। अब वहाँ भी सेम चीजें हो रही हैं कि महावीर स्वामी जो हैं वो अपने एक हाथ से कुछ इस मुद्रा में लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और जब उनका जन्म हुआ तो इतनी अद्भुत घटनाएं हुई। महावीर स्वामी जो थे वो उनका मुख्य सिद्धांत क्या था? अहिंसा। और जब उनका जन्म हुआ तो इतनी विचित्र घटनाएं हुई, इतना विचित्र प्रभाव हुआ कि शेर जो हिंसा का प्रतीक है उसने भी हिंसा छोड़कर रोटी खाना शुरू कर दिया। क्या खाना शुरू कर दिया? रोटी। अब देखिए, हमने हाथ को पैर से जोड़ लिया था। अब शेर जो है वो एक जानवर है और जानवरों की खास बात होती है कि उनकी 4 टांगे होती हैं। तो शेर को हम जोड़ देंगे नंबर 4 से और रोटी की शेप जुड़ जाएगी 0 से और ईसा पूर्व सूरज के साथ। भारत पर ईरानी आक्रमण कब हुआ? सिकंदर के आक्रमण के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत पर एक ईरानी आक्रमण हो चुका था, जो किसने किया था? डेरियस प्रथम ने। अब डेरियस प्रथम कहाँ से था? ईरान से था। और ईरान या उसके आसपास का जो भी तत्कालीन ईरानी प्रदेश रहा होगा, उसकी एक विशेषता थी कि वो अधिकांशतः रेगिस्तानी था। अब रेगिस्तान में रहने वाले इंसान को या रेगिस्तान के प्यासे को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? जाहिर सी बात है, पानी। अब जब डेरियस प्रथम ने सुना कि भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में पंजाब नाम का एक ऐसा प्रदेश है जहां 5 नदियां एक साथ बहती हैं, तो डेरियस प्रथम ने कहा कि मुझे उस प्रदेश में जाना ही है जहां 5 नदियां एक साथ होती हैं, एक साथ संचित करती हैं उसे। तो डेरियस प्रथम के शुभचिंतकों ने उन्हें कहा कि अरे नहीं नहीं महाराज, आप क्या सोच रहे हैं? कहाँ भारत, कहाँ ईरान, वहां तक आप कैसे जाएंगे भारत तक? और वहां जाने में आपको वहां के सारे स्थानीय शासकों से भी तो लड़ना पड़ेगा। तो छोड़िए, अच्छा जाने दीजिए, हम भारत नहीं जाते हैं। पर डेरियस ने कहा कि नहीं, मुझे एक बार तो जाना ही है। कहाँ जाना है? वहां जहां 5 नदियां बहती हैं और बहती है साथ ही साथ वो मुख्य नदी जिसमें कि वो 5 नदियां जाकर मिल जाती है। कौन सी है वो मुख्य नदी? जिसे आप सब जानते हैं, सिंधु। जी हाँ, 5 और 1 मिलकर हो गए 6। तो पंजाब को हम जोड़ देंगे 5 से, 1 को 1 से, 6 को 6 से और ईसा पूर्व को सूरज के साथ। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? जिसका उत्तर है लगभग 490 ईसा पूर्व। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर व्यवस्था के बारे में तो हम सब जानते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पाटलिपुत्र नगर की जो नगर व्यवस्था है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर व्यवस्था से प्रेरित है। वहां की तरह यहाँ भी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, यानी कि चौराहा बना रही हैं। और वहां भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी अधिकारी को रिश्वत देते भी हैं तो उसका आपको एक ही उत्तर मिलता है और वो क्या है? नो। और अपराध में वहां क्या स्थिति है? अपराध तो भाई बिल्कुल शून्य है। अब चौराहा 4 से 9 से और शून्य को 0 से ईसा पूर्व। भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई? इस प्रश्न के साथ एक दूसरा प्रश्न भी जुड़ा हुआ है कि प्रथम बौद्ध संधि कब हुई थी? दोनों का उत्तर एक ही है, 483 ईसा पूर्व। देखिए, कहते हैं कि जो असाधारण व्यक्तित्व होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती।
उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध के भी जीवन का उद्देश्य उन्हें लगा होगा कि पूर्ण हो गया, क्योंकि वो उस समय तक संसार को, दुनिया को 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और त्रिरत्न इनका ज्ञान दे चुके थे। 4 आर्य सत्य आप जानते हैं, दुख निरोध का मार्ग है ना, और अष्टांगिक मार्ग त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। तो 4 आर्य सत्य जुड़ जाएंगे 4 से, अष्टांगिक मार्ग 8 से, 3 त्रिरत्न से और ईसा पूर्व सूर्य से। भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई थी? भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व। यहाँ भी सेम चीज है, क्योंकि उनके जीवन का भी उद्देश्य पूर्ण हो गया है, क्योंकि उन्होंने चारों दिशाओं में और 6 ऋतुओं में, 4 दिशाएं प्रतीक हैं स्थान का और 6 ऋतु प्रतीक है यहाँ काल का। तो सभी स्थानों और सभी कालों में त्रिरत्नों और 5 महाव्रतों का ज्ञान वो प्रसारित कर चुके हैं। बौद्ध धर्म की तरह ही जैन साहित्य में भी त्रिरत्न होते हैं और 5 महाव्रत होते हैं। तो त्रिरत्नों और 5 महाव्रत मिलकर हो गए कितने? मिलकर हो गए 8। तो 4 दिशाएं 4, 6 ऋतुएं और त्रिरत्नों और महाव्रत हो गए 8, ईसा पूर्व सूर्य। शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 412 ईसा पूर्व, लगभग 412 ईसा पूर्व। अब इस प्रश्न में देखिए, एक है शिशु और एक है नाग। अब हम कल्पना करते हैं कि ये जो नाग है ये इस कुर्सी पर आकर बैठ गया है और ये जो बालक है, ये जो शिशु है, ये डंडा लेने भागा है ताकि इस नाग को मार सके, पर इतनी ही देर में ये चिल्लाया और इस नाग को उठाकर ले गया। अब देखिए, कुर्सी के कितने पैर हैं? 4। कुर्सी के कितने पैर हैं? 4। डंडे की शेप कैसी है? एक के जैसी। और चील क्या है? पक्षी। पक्षी जितने भी होते हैं सबकी विशेषता होती है कि उनके 2 पैर होते हैं। हम किसी भी पक्षी को 2 नंबर से रिलेट कर सकते हैं और ये है ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति को याद रखना बहुत सरल है। अगर आपको प्रथम बौद्ध संगीति याद है तो आप उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, 383 ईसा पूर्व आपका उत्तर आ जाएगा। भारत पर सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? उत्तर है लगभग 326 ईसा पूर्व। जब भारत ने सिकंदर पर आक्रमण किया था तो उस समय उसका सामना हुआ था भारत के अत्यंत प्रतापी शासक पोरस के साथ। सिकंदर ने पोरस को जब बंदी बना लिया था तब सिकंदर ने पोरस के सामने 3 विकल्प रखे। कौन से 3 विकल्प रखे? पहला कि मैं तुम्हें अपना दास बना लूं, दूसरा कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो और भारत में एक प्रतिनिधि शासक की तरह राज्य करते रहो, और तीसरा विकल्प ये कि मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूं। ऐसी विकट परिस्थिति में भी पता है महाराज राजा पोरस ने क्या उत्तर दिया? राजा पोरस ने कहा कि तुमने मुझे 3 विकल्प दिए हैं पर मैं तुम्हें सिर्फ 2 विकल्प देता हूं। पहला कि तुम मुझे मृत्युदंड दे दो और दूसरा ये कि तुम मुझे मेरा खोया हुआ राज्य सा सम्मान वापस कर दो।
इतनी विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी विकट परिस्थितियों में भी राजा पोरस के इस निर्भीक उत्तर को सुनकर सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि सिकंदर ने उन्हें उनका छत्र छत्र जो कि उनके राज्य का, उनके सम्राट होने का प्रतीक था, वापस कर दिया। तो 3 विकल्प जुड़ जाएंगे 3 से, ये 2 विकल्प, और छत्र में होता है 6 जुड़ जाएगा 6 से, और ईसा पूर्व को जोड़ेंगे हम सूरज के साथ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व, और इसकी स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी थी? चाणक्य की। अब चाणक्य तो आपको समझ में आ रहा होगा, पर ये ट्रैफिक लाइट्स यहाँ क्या कर रही हैं? ठीक है, ऐसा हुआ तो नहीं होगा, पर ऐसा मान सकते हैं, मानने में क्या जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी ट्रैफिक लाइट्स होती थी भारत में। अब चाणक्य क्या कर रहे हैं? चाणक्य क्योंकि नीति सिखाते थे, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को सिखा रहे हैं कि ट्रैफिक लाइट्स का क्या रोल है, क्या महत्व है। वो चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रैफिक लाइट्स के बारे में या ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझा रहे हैं। और तभी अचानक क्या हुआ? तभी अचानक 2 मोर आकर उस ट्रैफिक लाइट पर बैठ गए। अब मोर क्या है? पक्षी, और पक्षियों को हम किससे जोड़ देते हैं? 2 नंबर से। और ट्रैफिक लाइट में कितनी लाइट्स हैं? 3 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व। अब ट्रैफिक लाइट्स यहाँ भी हैं, देखिए ट्रैफिक लाइट्स आपको यहाँ भी मिलेंगी। ट्रैफिक लाइट्स हमने मौर्य काल की विशेषता बना दिया है इसको। अब ट्रैफिक लाइट्स में है, वो ट्रैफिक लाइट्स चलती कैसे हैं? वो चलती हैं बटन सेल से। किससे? बटन सेल से। और जब सेल्यूकस भारत आया तो उसे ये चीज जानने के लिए बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। पहले तो उसके लिए ट्रैफिक लाइट नई चीज थी, फिर उस ट्रैफिक लाइट को चलाया कैसे जा रहा है, ये जानने के लिए उसने जब ट्रैफिक लाइट को छुआ और इस बटन सेल को छुआ, तब क्या हुआ? उसे इतना जोर का करंट लगा कि उसकी 5 ज्ञानेंद्रियां जो थी वो झन्ना गई। 5 ज्ञानेंद्रियां। तो ट्रैफिक लाइट जुड़ेगी 3 से, बटन सेल 0 से, और ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5, और ईसा पूर्व। मेगस्थनीज भारत कब आया? मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज था दूत सेल्यूकस का, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से हारने के बाद भारत भेजा था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में सेल्यूकस भेज रहा है मेगस्थनीज को, और साथ ही साथ कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वो क्या है? दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार दिए जा रहे हैं कि तुम भारत जब जाओगे तो तुम्हें वहां पर ट्रैफिक लाइट्स दिखेंगी, तुम्हें उन्हें देखकर क्यूरियोसिटी होगी, तुम जानना चाहोगे कि वो कैसे चल रही हैं, कैसे कार्य कर रही हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि उनमें एक बटन सेल लगा है, और तुम्हें उस बटन सेल को छूना नहीं है। फिर भी अगर तुम ना मानो और छूने ही लगो, तो कैसे छूना? ग्लव्स पहनकर। अब देखिए, ये 3 से जुड़ जाएगा, ये 0 से, और ग्लव्स क्योंकि हमेशा पेयर में होते हैं। जूते, मोजे, चप्पल, ये सब चीजें किस में रहती हैं? पेयर में। तो इन सबको हम किससे जोड़ देंगे? 2 से, और ईसा पूर्व। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में बादल हैं, बादल यानी कि मेघ, और मेघ को हम किससे रिलेट करेंगे? मेगस्थनीज से।
प्रथम जैन सभा कब हुई थी? उत्तर है 300 ईसा पूर्व, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में। अब जब प्रथम जैन सभा हुई तो कोई भी सभा जब होती है तो उसका मीटिंग होती है, उसका क्या करते हैं, पहले एजेंडा तय करते हैं। तो एजेंडा तय हुआ कि त्रिरत्नों पर चर्चा की जाएगी। जो जैन साहित्य में त्रिरत्न होते हैं उन पर चर्चा की जाएगी। अब आपको पता होगा कि प्रथम जैन सभा में जैन समाज या जैन अनुयायी जो थे वो दो संप्रदायों में बट गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। जब एजेंडा तय हुआ तो एजेंडा के साथ ही बैठक व्यवस्था भी तय हुई। और बैठक व्यवस्था क्या थी? बैठक व्यवस्था थी गोलाकार। अब क्योंकि दो संप्रदाय थे तो दोनों संप्रदायों के लिए दो अलग अलग बैठक व्यवस्थाएं बनाई गई, गोलाकार बैठक व्यवस्था। अब त्रिरत्न और बैठक व्यवस्थाएं और ईसा पूर्व। सम्राट अशोक का शासन कब आरंभ हुआ? सम्राट अशोक को एंजॉय करने के लिए हमने यहाँ पर शाहरुख खान की पिक्चर लगाई है, क्योंकि उन्होंने एक मूवी में सम्राट अशोक का रोल प्ले किया था। अब सम्राट अशोक का राज्य तिलक हो रहा है और उनके जो मुख्य ब्राह्मण हैं, जो कुलगुरु हैं, वो उन्हें अपने दोनों हाथों से मुकुट पहना रहे हैं। किससे पहना रहे हैं? दोनों हाथों से। मुकुट पहनाने के बाद उनको छत्र अर्पित किया जाता है, छत्र जुड़ जाएगा छा से, और उसके बाद उन्हें नौलखा हार पहनाया जाता है। कैसा हार है? नौलखा हार, जो जुड़ जाएगा 9 नंबर से, और ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध किस समय हुआ था? उत्तर है 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध के बाद कहते हैं कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो जब सम्राट अशोक ने देखा कलिंग युद्ध में, जो कलिंग युद्ध के दृश्य को जब उन्होंने देखा कि इतना भीषण नरसंहार, उसे देखकर सम्राट अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने अपना छत्र और अपनी तलवार, जो उनके एक योद्धा होने का, एक सम्राट होने का प्रतीक था, उन्हें क्या किया? त्याग दिया। अब देखा, आंखों से देखा, आंखें होती हैं दो, छत्र जुड़ जाएगा 6 से, तलवार की शेप 1 के जैसी, और ईसा पूर्व के लिए सूर्य। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व, सम्राट अशोक के समय में। जैसा कि हमने अभी पीछे याद किया था कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था तो जाहिर सी बात है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत से काम किए होंगे। उन्हीं में से एक कड़ी के रूप में हम देख सकते हैं तृतीय बौद्ध संगीति को। अब तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात सम्राट अशोक ने निर्णय लिया कि मैं अपने 2 बच्चों, कितने बच्चों? 2 बच्चों को श्रीलंका भेजूंगा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कौन थे वो 2 बच्चे? संघमित्रा और महेंद्र। तो सम्राट अशोक ने अपने 2 बच्चों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा, और क्या कहकर भेजा कि जाओ और पूरी दुनिया में तुम दोनों बौद्ध धर्म की छाप लगा दो। ठीक है। अब 2 बच्चे, 2 और छाप में 5 उंगलियां, ईसा पूर्व। भारत में डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ? कौन था डेमेट्रियस? देखिए, जब भारत में मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ गया, उसके बाद बहुत सारी विदेशी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया। उन विदेशी शक्तियों में सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ? सबसे पहले आक्रमण हुआ था डेमेट्रियस का। अब डेमेट्रियस कौन था? क्या वो कोई यूनानी था? जी नहीं, उत्तर मिलेगा नो। तो क्या वो भारतीय था? नो। कौन था वो?
वो ना पूरी तरह से भारतीय था, ना पूरी तरह से यूनानी था, वो हिंद यूनानी था। वो भारत में क्यों आया था? जाहिर सी बात है, धन के लिए आया था। ठीक है, तो 1 नंबर जुड़ेगा 1 से, 9 से, और धन यानी कि मुद्रा कैसी होती है? गोल, ये जुड़ जाएगी 0 से, और ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? देखिए, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था जब मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ को उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। अब मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ साथ शुंग वंश का शासन भी आरंभ होता है, और उत्तर है 185 ईसा पूर्व। अब हम थोड़ा सा अपना जासूसी दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि ये हत्या आखिर कैसे हुई होगी। पहला विकल्प है शायद तलवार से, दूसरा विकल्प है बिच्छू यानी कि किसी तरह के जहर से, विष से, या फिर हो सकता है कि हाथ से गला दबाकर। अब ये जो तलवार है, तलवार की शेप मिल जाएगी 1 से, बिच्छू के होते हैं 8 पैर, तो ये जुड़ जाएगा 8 से, हाथ की 5 उंगलियां, और ईसा पूर्व। शक आक्रमण कब हुआ था? अगर मैं आपसे कहूं कि जो शक जाति या जनजाति थी वो इतनी महान थी, इतनी पराक्रमी थी कि वहां पर पैदा होने वाला एक नवजात, कौन? नवजात भी सारी दुनिया को जीतने की महत्वाकांक्षा रखता है। तो क्या आप विश्वास करेंगे? बताइए, क्या विश्वास करेंगे? जी नहीं, आप क्या करेंगे? शक करेंगे। क्या करेंगे? शक करेंगे। तो नवजात को हम जोड़ देंगे 9 से, और पृथ्वी की शेप कैसी है? गोल, और ईसा पूर्व को हम जोड़ देंगे सूर्य से। कण्व वंश का शासन कब आरंभ हुआ? कण्व वंश का शासन आरंभ हुआ था जब शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी थी उसी के मंत्री वासुदेव कण्व ने। अब क्योंकि वो मंत्री था तो जाहिर सी बात है कि विश्वास पात्र रहा होगा। अब यहाँ पर जो मंत्री है, पहले कौन था वो? पहले वो साथ था, किसके? शुंग वंश के। कौन था? साथ था शुंग वंश के, और बाद में उसी ने क्या कर दिया? हत्या कर दी। हम सोच सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि हत्या किससे की गई? त्रिशूल से। अब साथ जुड़ जाएगा 7 से, और त्रिशूल जुड़ जाएगा 3 से, और ये हो गया हमारा ईसा पूर्व। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत तब प्रारंभ हुआ था जब उज्जैन के एक स्थानीय राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब जब शकों पर विजय प्राप्त कर ली तो इसका अर्थ हुआ कि सत्ता को जीत लिया। अब जीतने की इंग्लिश है विन, और विन की सेकंड फॉर्म है वन, तो सत्ता वन, सत्ता वन, ईसा पूर्व। सातवाहन वंश कब आरंभ हुआ? उत्तर है लगभग 50 ईसा पूर्व। अब हम इमेजिन करें कि 5 वाहन हैं। कितने वाहन हैं? 5 वाहन एक साथ चल रहे हैं। 5 वाहन एक साथ चल रहे हैं एक ही टायर पर। 5 वाहन एक साथ एक ही टायर पर चल रहे हैं। ईसा पूर्व।
आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो की जो फ्री पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद मैं इसी वीडियो से, इन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड एक प्रैक्टिस वीडियो भी लेकर आऊँगी। अगर आप उस प्रैक्टिस वीडियो से प्रैक्टिस करने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।